3 डायमेंशन स्पेस को अगर टाइम के साथ जोड़ दें तो 4 डायमेंशन ज्योमेट्री में हम उसे स्पेस टाइम कहेंगे। अब ध्यान देना, इस 4 डायमेंशन ज्योमेट्री के हर जंक्शन पॉइंट पर एक घड़ी लगा देते हैं और अब ये बन गया है स्पेस टाइम ग्रिड। अब अगर इस स्ट्रक्चर को मैं स्पेस टाइम मान लूं तो इस स्पेस में मेरी पोजीशन के साथ लगी हुई घड़ी मेरे समय की रफ्तार बताएगी और आपकी पोजीशन के साथ लगी हुई घड़ी आपके समय के रफ्तार के बारे में बताएगी। नहीं, रुको एक मिनट। इस कहानी की शुरुआत तो सेब द्वारा हमारी धरती के नजदीक आने वाली घटना से होनी चाहिए थी, है ना? बात बिल्कुल सही है, पर ऐसा मैंने जानबूझकर किया है क्योंकि पिछली वीडियो की उस घटना ने बहुत से लोगों पर मजबूत रसायनों के सेवन करने के बाद होने वाले असर से भी ज्यादा असर डाला था। मेरा इशारा समझ रहे हो ना? अरे आप तो हो ही समझदार। और ताकि ऐसा दोबारा ना हो इसलिए मैंने कहानी को इस तरफ मोड़ दिया। लेकिन अब समय आ गया है कि हम वापस चलें उसी घटना पर। तो चलो अब जोड़ते हैं स्पेस टाइम ग्रिड को सेब वाली घटना से और क्या पता आपको टाइम ट्रेवल का रास्ता मिल जाए। अब देखो यहाँ है 4 कैरेक्टर। पहला स्पेस टाइम, दूसरा स्पेस टाइम का कर्व, तीसरा एप्पल और चौथा हमारी प्यारी धरती। अगर स्पेस टाइम में कर्व ना हो तो एप्पल स्पेस में खुले सांड की तरह घूमेगा, लेकिन जैसे ही कहानी में धरती की एंट्री होगी तो धरती के मास की वजह से स्पेस टाइम हो जाएगा कर्व और ये कर्व ले जाएगा एप्पल को खींचकर धरती की सतह पर। अब जो मैं बोल रहा हूँ मेरे शब्दों पे ध्यान देना, क्योंकि अगर नहीं दिया तो दिमाग का फ्यूज उड़ जाएगा और मजबूत रसायनों का असर दोबारा दिखने लगेगा। अगर आप ध्यान दें तो आप पाएंगे कि ऊपर से गिरता हुआ एप्पल 2 तरीके से आगे बढ़ रहा है, पहला समय में और दूसरा स्पेस के कर्व पर। मैं दोबारा दोहराता हूँ अपनी बात को, ये सेब समय में आगे भी बढ़ रहा है और स्पेस के कर्व पर चलते हुए धरती की तरफ नीचे भी आ रहा है, लेकिन असल जिंदगी में ये आपको दिखाई देगा कुछ ऐसा। तो इन सब चीजों से मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, इन सब उदाहरणों से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि समय में आगे बढ़ना संभव है और उसके हैं 2 तरीके। पहला, अगर आपको स्पेस में एग्जैक्ट कर्व मिल जाए जिससे आपको ये पता चल जाए कि इस कर्व के पास समय कितना धीरे बीतेगा तो आप समय में आगे जा सकते हैं, क्योंकि उस कर्व की वजह से आपका खुद का समय धीरे बीतेगा, लेकिन जहां पर आपको जाना है वहां का समय अपनी ही गति पर चलेगा। तो कर्व के पास कुछ समय छुट्टियां बिताकर वापस चले जाना उसी जगह पर और आप पहुंच जाओगे फ्यूचर में। पर आप स्पेस में कर्व ढूंढोगे कैसे और उस कर्व तक पहुंचोगे कैसे और वहां पर समय कितना धीरे या कितना तेज बीत रहा है इसका पता लगाओगे कैसे? अगर आपने ये सब कर लिया तो भाई साहब बवाल हो जाएगा। चलो अब बढ़ते हैं दूसरे तरीके पर और यहाँ एंट्री होती है एवेंजर्स एंड गेम में टोनी स्टार्क द्वारा इस्तेमाल किए गए फिजिक्स की। क्यों हो गए ना कान खड़े? पता था मुझे सबको इंटरेस्ट आने वाला है। जब ये मूवी देखकर मैं आया था तो मेरे स्टूडेंट्स ने सबसे पहले मेरे से यही सवाल पूछा था कि सर वो टाइम ट्रेवल वाला किस्सा समझा दो। और कमाल की बात देखो, मेरे से समझने के बाद अपने कॉलेज में जाकर दूसरों को बताकर टोनी स्टार्क वाली फीलिंग ले रहे थे। और ये राज मैं आपको भी बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, लेकिन वीडियो में थोड़ा आगे। अभी उससे भी जरूरी चीजें बतानी बाकी हैं। अब आते हैं क्या समय में पीछे जाया जा सकता है। देखो टाइम ट्रेवल की बहस में तो मैं नहीं पढ़ने वाला। मैथमेटिकली प्रूव हो चुका है कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है और वो भी बिना किसी पैराडॉक्स के। अगर इसके बारे में जानना है तो डॉक्टर फैबियो कोस्टा का रिसर्च पेपर पढ़ लो। बस उम्मीद करो कि उनकी इक्वेशंस और मल्टी वेरिएबल एडवांस कैलकुलस आपको समझ आ जाए। अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट की। क्या है ये और क्या होगा आपके शरीर के साथ जब आपका टाइम धीरे बीतेगा? क्या आप स्लो मोशन में आ जाओगे? मान लो स्पेस में 2 एस्ट्रोनॉट हैं, जिनमें से एक किसी मैसिव बॉडी की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है और दूसरा खाली स्पेस में झूल रहा है। तो ग्रेविटी के प्रभाव वाले एस्ट्रोनॉट के द्वारा छोड़ी गई लाइट बीम जैसे ही दूसरे एस्ट्रोनॉट के पास पहुंचेगी तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से बाहर आने की कोशिश में लाइट अपनी बहुत सारी एनर्जी खो देगी, जिसकी वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी में आएगा एक चेंज। मान लो पहला एस्ट्रोनॉट 1 सेकंड में 10 वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन ग्रेविटी की वजह से फ्रीक्वेंसी में चेंज आने के कारण दूसरे एस्ट्रोनॉट ने 1 सेकंड में सिर्फ 3 वाइब्रेशन ही रिसीव करे। तो छोड़े गए वाइब्रेशन और रिसीव हुए वाइब्रेशन में आए इस डिफरेंस को ही ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट कहा जाता है। देखो दूसरा एस्ट्रोनॉट भी उतने ही वाइब्रेशन रिसीव करेगा जितने पहले एस्ट्रोनॉट ने छोड़े, लेकिन फ्रीक्वेंसी में आने वाले चेंज के कारण दूसरे एस्ट्रोनॉट को उन्हें रिसीव करने में लगने वाला समय बढ़ जाएगा। यानी दोनों एस्ट्रोनॉट के लिए स्पेस क्लॉक अलग अलग रफ्तार पर चलेगी, लेकिन क्लॉक से मेरा मतलब
सिर्फ मैकेनिकल क्लॉक नहीं बल्कि आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक, यानी आपके बूढ़े होने की रफ्तार, आपके हृदय की गति और यहाँ तक आपकी बॉडी के हर एक सेल में आने वाले बदलाव भी स्लो हो जाएंगे। पर ये चीज तो हम पहले भी जान चुके हैं, तो इसे दोबारा मेंशन करने की क्या जरूरत है? हाँ, ये हुआ सही सवाल। अब देखो, मैंने ये तो बताया कि चीजें स्लो हो जाएंगी, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि चीजें स्लो किसके लिए होंगी। और इस पॉइंट को डिस्कस करने का मेन मुद्दा भी यही है कि आखिर टाइम किसके लिए स्लो होगा, आपके लिए या फिर आपको देखने वाले के लिए। दिमाग पे जोर मत डालो, वैसे भी टॉपिक दिमाग घुमा देने वाला है, मैं ही बता देता हूँ। आओ जानते हैं, अगर आपका समय धीरे हुआ तो आपकी नजरों से वह कैसा दिखाई देगा और उसके धीरे होने से आपके वातावरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। ये है मेरी 9 मिनट 10 सेकंड की एक वीडियो। अब मान लेते हैं यहाँ पर 2 घड़ियां हैं, एक घड़ी इस वीडियो के पास है और एक घड़ी आपके पास है। अगर ये वीडियो अपनी नॉर्मल रफ्तार पर चले तो आपकी घड़ी के हिसाब से भी ये वीडियो 9 मिनट 10 सेकंड में खत्म हो जाएगी। अब अगर मैं इस वीडियो को स्लो कर दूं तो ये वीडियो आपकी घड़ी के हिसाब से 9 मिनट 10 सेकंड से ज्यादा समय लेगी, लेकिन इस वीडियो में दिखाया गया टाइम लेंथ अभी भी 9 मिनट 10 सेकंड ही रहेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस वीडियो के लिए समय धीरे बीत रहा है। और अब आएगा ट्विस्ट, क्या समय के धीरे बीतने से इस वीडियो में दिखाए गए इवेंट्स पर कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, लेकिन यही इवेंट्स आपको स्लो होते हुए दिखाई देंगे। उत्तरी, इसका मतलब ये हुआ कि जो पर्सन टाइम ट्रेवल कर रहा है उसके लिए घटनाएं सामान्य रूप से चलेंगी और जो उसको टाइम ट्रेवल करते हुए देख रहा है सारी घटनाएं उसी के लिए बदलेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति टाइम ट्रेवल कर रहा है उस पर टाइम ट्रेवल का कोई असर नहीं पड़ेगा और उसे ये असर महसूस भी नहीं होगा, क्योंकि टाइम ट्रेवल से घटने वाली घटनाओं पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उनकी रफ्तार तेज और धीरे होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप स्पेस में कहीं भी हो और आपका समय कितना ही धीरे क्यों ना हो जाए या कितना ही तेज क्यों ना हो जाए, उसका कोई भी प्रभाव आप पर नहीं पड़ने वाला, बल्कि ये प्रभाव उस व्यक्ति पे पड़ेगा जो आपको ऐसा करते हुए देख रहा है। आपका समय दूसरे व्यक्ति के लिए धीरे होगा और बाद में जब आप दोनों मिलेंगे तो आपके समय में आया हुआ अंतर ही आपको इस बात का एहसास कराएगा कि आप टाइम डकैती करके आए हो। हाँ, ये है ही टॉपिक टाइम डकैती से जुड़ा हुआ। थोड़ा और अगर मैंने कुछ बोला तो चक्कर आ जाएंगे। चलो चलते हैं टोनी स्टार्क द्वारा बनाई गई टाइम मशीन के पीछे लगाई गई फिजिक्स के ऊपर। लेकिन इसे बताने से पहले मैं पूछूंगा आपसे एक सवाल। किसी ने क्वांटम फिजिक्स पढ़ी है क्या? अगर इसका जवाब हाँ है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन यदि इसका जवाब ना है तो भाई साहब ध्यानचंद बनने का समय आ गया है। अब क्योंकि एवेंजर्स मूवी में कोई भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई है तो इस मूवी में होने वाली घटनाओं को मैं अपनी क्वांटम फिजिक्स की नॉलेज से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, क्वांटम यानी बहुत छोटा, बहुत स्मॉल। देखो, ये क्वांटम रियल्म के रूल्स जो है हमारी दुनिया से अलग है। क्वांटम रियल्म में क्लासिकल फिजिक्स के नियम काम नहीं करते। क्यों नहीं करते? हाँ, ये एक पूरा अलग टॉपिक है, पर फिलहाल के लिए मान लो कि क्वांटम रियल्म में क्लासिकल फिजिक्स के नियम काम नहीं करेंगे। और क्योंकि अगर ऐसा है तो वहां पर समय के बीतने की गति भी हमारी दुनिया से अलग होगी। अब इसे उस बात से कनेक्ट करो जो मैंने आपको पहले बताई थी कि अगर स्पेस में आपको कोई ऐसा कर्व मिल जाए जहां पर आपको समय के बीतने की गति पता हो तो आप भविष्य में ट्रेवल कर सकते हो। ऐसे ही अगर क्वांटम रियल्म में आपको कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां पर समय के बीतने की गति आपको पता हो तो आप उस पॉइंट पे एंटर करके दूसरे पॉइंट पर निकल सकते हो। तो यही समय के बीतने की गति आपको भविष्य और भूतकाल में ट्रेवल कराएगी। आप एक पॉइंट पे एंटर करोगे, कुछ समय बिताओगे और दूसरे पॉइंट पे निकल जाओगे। तो अगर इतनी बातें हजम हो गई हैं तो चलो डालते हैं टाइम डकैती। चलो यार, अब गरीबों में मिठाई बंटवाओ। तुम्हारा बंदा टाइम के उस पार नहीं जा पाया, बल्कि टाइम उसके आर पार चला गया। टोनी स्टार्क की ये बात बिल्कुल लॉजिकल है और मैं इसे अभी प्रूव कर देता हूँ। अगर आप इस क्लिप पे ध्यान दें तो स्पेस कर्व समय के साथ साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन अगर आप बहुत छोटे हो जाएं यानी क्वांटम रियल्म में पहुंच जाएं तो भी बाहरी दुनिया का समय अपनी ही गति से चलेगा, चाहे आपका समय धीरे ही क्यों ना हो जाए। मान लीजिए आप छोटे बनकर एक पॉइंट पर रुक गए तो भी बाहर का स्पेस टाइम कर्व आपके आर पार निकल जाएगा, यानी आप समय में पीछे नहीं गए, आप अपनी जगह पर रुके हुए हो, समय आपके आर पार निकल गया है। अब जीनियस टोनी स्टार्क द्वारा बनाया गया टाइम ट्रेवल का जीपीएस क्या चीज है? और
मैं तो जीनियस हूँ। ये लो टाइम ट्रैवल करने का जीपीएस। देखो, ये जीपीएस आपको ये बताएगा कि क्वांटम रिल्म में किस जगह पर समय किस गति से चलेगा। तो छोटा होने के बाद समय की गति आपके लिए बदल जाएगी, लेकिन पूरे क्वांटम रिल्म में ये समय की गति एक समान नहीं होगी। क्वांटम रिल्म में अलग अलग जगहों पर समय की गति अलग अलग तरह से चलेगी। तो आपको समय में कितना पीछे जाना है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता करके आप भूतकाल में प्रवेश कर पाएंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था, अगर ठीक स्पेस कर्व का आपको पता लग जाए तो वहां पर समय बिताकर आप समय यात्रा कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से अगर आपको क्वांटम रिल्म में एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट मिल जाएं कि कहां पर समय की गति कितनी है, तो उसके हिसाब से आप अपने मन चाहे डेस्टिनेशन पर जा सकते हैं। अब आते हैं टाइम ट्रेवल सूट और पिम पार्टिकल पर। क्वांटम रिल्म में जाने के लिए आपको बहुत छोटा होना पड़ेगा, और छोटा होने का सिर्फ एक ही रास्ता था, वो था हैंक पिम के द्वारा बनाए गए पिम पार्टिकल। टाइम ट्रेवल सूट, क्या बात है। और ये जो टाइम ट्रेवल सूट है, ये आपके शरीर को बहुत ज्यादा छोटा होने के बाद भी नए फिजिक्स के रूल के हिसाब से बदलने से रोकेगा, क्योंकि आप जानते हो क्वांटम रिल्म में क्लासिकल फिजिक्स काम नहीं करती। तो वहाँ कौन सी फिजिक्स काम करती है, वहाँ के रूल्स क्या हैं, इसके बारे में अभी हमें नहीं पता। तो इसलिए ये सूट आपके शरीर को उसी एनवायरमेंट में रखेगा जिस एनवायरमेंट से आप क्वांटम रिल्म में जा रहे हो। टाइम ऐसे कभी नहीं चलता। बीते कल को बदलने से आने वाला कल नहीं बदलने वाला। अगर तुम बीते कल में जाते हो तो वो तुम्हारा आने वाला कल बन जाता है, और तुम्हारा पिछला वर्तमान तुम्हारा भूतकाल बन जाता है। That's ridiculous. जो अब नए भविष्य को लेकर बदलना नामुमकिन है। अब सुनिए स्मार्ट हल्क के द्वारा यहाँ कही गई बात का मीनिंग। अगर आप आज के समय से टाइम ट्रेवल करते हैं और पास्ट में चले जाते हैं और वहां जाके आप कुछ बदल देते हैं, तो वो बदली हुई घटना आपका वर्तमान बन जाएगी, और जिस समय से आप आए हैं वो आपका भूतकाल बन जाएगा। लेकिन इससे घटने वाले भविष्य पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि ये एक नए पैरेलल यूनिवर्स को जन्म देगा। इट्स मल्टीवर्स। क्या ये पॉसिबल है? वेल, मुझे नहीं पता। क्या हम टाइम ट्रेवल का जीपीएस बना सकते हैं? मुझे ये भी नहीं पता। अभी हम क्वांटम फिजिक्स के बारे में ज्यादा नहीं समझते। तो चलो एक बार समरी हो जाए। स्पेस कर्व के साथ जुड़ी हुई घड़ी को स्पेस टाइम ग्रिड कहा जाता है, और इस ग्रिड में आपकी पोजीशन आपका समय और मेरी पोजीशन मेरा समय बताती है, और हम दोनों के समय बीतने की रफ्तार अलग अलग बिल्कुल हो सकती है। क्वांटम फिजिक्स के ऊपर बहुत सारी अच्छी बुक्स हैं, जिनमें से कुछ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टाइम ट्रेवल करके नए समय में पहुंचने वाले इंसान के लिए सारी घटनाएं नॉर्मल तरीके से ही होंगी, लेकिन जब वो अपने समय में वापस जाएगा तो ये समय का बदलाव उसको इस बात का एहसास कराएगा कि जिस समय से वो टाइम ट्रेवल करके अब वापस आया है, वहां समय धीरे बीता था या तेज गति से बीता था। ये तो थी स्पेस टाइम कर्व से जुड़ी हुई थ्योरीज। एवेंजर्स मूवी में पूरा नया कॉन्सेप्ट यूज किया गया, यानी क्वांटम वर्ल्ड का, जहां पर फिजिक्स के नियम और समय के बहने की गति दोनों ही अलग हैं। और अगर हमें क्वांटम वर्ल्ड में वो कोऑर्डिनेट्स मिल जाएं जहां पर समय के बीतने की गति हमें पता हो, तो हम भूतकाल में प्रवेश कर सकते हैं। चलो वीडियो खत्म करने से पहले मेरे दिमाग में जो एक प्रॉब्लम चल रही है मैं आपसे शेयर करता हूं। अगर आपके पास उसका जवाब है तो मुझे जरूर बताना। मान लेते हैं मैं एक लाइट क्लॉक को लेके एक दिशा में जा रहा हूं, और मेरा दोस्त उसके जैसी दूसरी लाइट क्लॉक को लेकर दूसरी दिशा में जा रहा है, मतलब मेरे बिल्कुल अपोजिट जा रहा है। तो मेरे लिए मेरे दोस्त का समय धीरे बीतेगा, और मेरे दोस्त के लिए मेरा समय धीरे बीतेगा। अगर दोनों ही धीरे चल रहे हैं तो कौन किससे कितना धीरे है? पर यह तो नामुमकिन है। अगर ऐसा हुआ तो टाइम डायलेशन होगा ही नहीं, या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि दोनों के लिए टाइम डायलेशन होगा। दैट्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी फॉर यू। इतने अच्छे टॉपिक को खत्म करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, पर क्या करें, हर एक अच्छी चीज का कोई ना कोई अंत तो जरूर होता है। जाने से पहले आपके लिए 2 लाइनें। काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए।